एक बहुत अमीर बिजनेसमैन था जिसका नाम मोहन था। मोहन की पत्नी सरोज बहुत पहले गुजर गई थी और उसका इस दुनिया में उसकी इकलौती बेटी मीरा के अलावा कोई भी नहीं था। लेकिन मोहन की मीरा से जितनी उम्मीदें थीं, वो सब वक्त के साथ चकनाचूर हो जाती हैं, क्योंकि मीरा बड़े होकर बहुत बिगड़ी हुई लड़की बन जाती है। एक दिन कॉलेज से लौटने पर मीरा अपने पिता से कहती है, पापा, मुझे 50,000 रुपए चाहिए, वो भी अभी के अभी। क्या? इतने पैसे क्यों चाहिए तुम्हें मीरा? ओफो पापा, तो अब क्या मुझे आपको एक एक रुपए का हिसाब देना पड़ेगा? अरे ये घर मेरा है और मैं इसकी इकलौती वारिस, तो क्या मैं आपसे थोड़े से पैसे भी नहीं मांग सकती? अरे बेटा, ऐसी बात नहीं, मगर कम से कम मुझे बताओ तो कि तुम इतने पैसे का क्या करोगी? पापा, वो मैं और मेरा दोस्त रॉकी एक पार्टी करने जा रहे हैं। आज रॉकी का जन्मदिन है ना, इसलिए मैंने मेरे कॉलेज के सब दोस्तों को भी बुला लिया है। क्या? फिर से वही रॉकी? मीरा, मुझे वो रॉकी ठीक नहीं लगता, फिर भी तुम उसके साथ घूमती हो। ओफो पापा, वो मेरा अच्छा दोस्त है और मुझे उसमें कोई बुराई नहीं दिखाई देती। और आप बस मुझे पैसे दे दीजिए, अब मुझे देर हो रही है। मोहन के पास जब कोई चारा नहीं बचता तब वो मीरा को पैसे दे देता है। लेकिन मीरा के वहां से जाने के बाद वो सोचता है, ये रॉकी बहुत बिगड़ा हुआ लड़का है। मीरा पहले से ही उसके साथ रह रहकर बहुत बिगड़ गई है। हर वक्त बस पैसे उड़ाती रहती है। अगर वो उस लड़के के साथ और रही तो कहीं उससे शादी ही ना कर ले। हे भगवान, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अपनी बेटी की चिंता में मोहन दिन ब दिन दुबला होता जा रहा था। लेकिन मीरा अपनी ही धुन में खोई रहती थी। वो बस पैसे उड़ाना जानती थी। न तो उसका पढ़ाई में मन लगता था और ना ही किसी और ढंग के काम में। एक दिन तो हद ही हो जाती है जब मीरा रॉकी को अपने साथ घर ले आती है और अपने पिता से कहती है, ये क्या मीरा? ये रॉकी यहां घर में क्या कर रहा है? पापा, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। दरअसल मुझे रॉकी पसंद है, मैं इससे शादी करने जा रही हूँ। ये सुनकर तो मोहन के पैरों तले जमीन ही खिसक जाती है। क्या? ये तुम क्या कह रही हो मीरा? आखिर जिसका मुझे डर था वही हुआ। क्या? ये आप क्या कह रहे हैं डैडी जी? चल, डर किस बात का? मैं हूं ना। अरे, तो चुप कर और निकल जा यहां से। और मीरा, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि तुम्हें इस जैसे शराबी और बिगड़े हुए आदमी से प्यार है। अरे, ये तो अभी भी नशे में लग रहा है, ठीक से खड़ा तक नहीं हो पा रहा है, और इसके मुंह से शराब की बदबू भी आ रही है। पापा, ये आप क्या कह रहे हैं? रॉकी की बेइज्जती क्यों कर रहे हैं आप? और ये तो बहुत अमीर खानदान का बेटा है, फिर आपको क्या प्रॉब्लम है? हाँ, बिल्कुल सही कहा तुमने मीरा। ये अमीर बाप का बिगड़ा हुआ बेटा है। जरा पूछो इससे कि आगे ये क्या करेगा। अरे, ये तो एक ही कॉलेज में पिछले 10 सालों से पढ़ रहा है, आज तक पास नहीं हो पाया। मीरा, अपने डैडी को समझा लो, मुझे ऐसा वैसा कुछ ना बोलें, वरना अच्छा नहीं होगा। अरे, तो चुपचाप यहां से निकल जा, वरना मैं पुलिस को बुला लूंगा। जा यहां से। मोहन रॉकी को घर से भगा देता है और फिर गुस्से में मीरा से कहता है, मीरा, बस अब बहुत हो गया। अब तुम्हें कॉलेज जाने की कोई जरूरत नहीं है, और अब मैं तुम्हारी शादी करा रहा हूं, वो भी अपनी मर्जी के लड़के से, वो भी इसी हफ्ते। ये सुनकर मीरा गुस्से में अपने कमरे में चली जाती है। उसका कॉलेज जाना बंद हो गया था और फोन भी छीन लिया गया था। वो अब कुछ भी तो नहीं कर सकती थी। एक ही हफ्ते में मोहन जबरदस्ती मीरा की शादी एक गरीब लड़के अमन से करा देता है, जो एक रेस्टोरेंट में वेटर का काम करता था। ये सब जानकर मीरा गुस्से में अपने पिता से कहती है, पापा, आपने ठीक नहीं किया। मेरी शादी करवाने का सोचा भी तो किससे? एक रेस्टोरेंट में काम करने वाले नौकर से? अरे वो वेटर है, वेटर। मेरा उसका कोई स्टैंडर्ड नहीं है पापा। मैं कुछ भी नहीं सुनना चाहता मीरा। अमन बहुत अच्छा लड़का है, और अब वो तुम्हारा पति है। अब तुम्हें उसी के साथ रहना है। मीरा गुस्से में अपने पिता से बात करना ही बंद कर देती है और अब अपने ससुराल पहुंच चुकी थी। अमन वाकई में एक बहुत अच्छा लड़का था। वो शादी की रात अपनी पत्नी मीरा से कहता है, मीरा, मुझे पता है तुम बहुत अमीर घर से हो, लेकिन तुम चिंता मत करो। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि तुम्हें यहां कभी कोई परेशानी ना हो। अरे अरे अरे, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मुझसे बात करने की? मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम
तुम एक नौकर हो बस, और कुछ भी नहीं। मुझसे तुम दूर ही रहना। मीरा के कड़वे शब्द सुनकर भी अमन कुछ नहीं कहता और शांति से जवाब देता है। क्या? अच्छा ठीक है, शायद अभी ये सब तुम्हारे लिए नया है, इसलिए तुम ऐसा बर्ताव कर रही हो, लेकिन सब ठीक हो जाएगा, चिंता मत करो। देखो, मुझसे बकवास मत करो और जल्दी से मुझे एक गिलास ठंडा फ्रिज का पानी ला कर दो। क्या? मगर हमारे घर में तो फ्रिज है ही नहीं। लेकिन रुको मीरा, मैं अभी तुम्हारे लिए घड़े का ठंडा मीठा पानी लेकर आता हूं। क्या? घड़े का पानी? और तुम मुझे मेरे नाम से नहीं बुला सकते। एक काम करो, हाँ, तुम मुझे मालकिन कहो, क्योंकि तुम सिर्फ एक नौकर हो। मीरा को लगा था कि अगर वो अमन का अपमान करेगी तो उसे बुरा लगेगा, मगर सब कुछ उल्टा ही हो जाता है। अरे मीरा, मैंने तुमसे शादी की है और तुम मेरी पत्नी हो, और तुम्हारा मेरी जिंदगी पर पूरा हक है, तो फिर तुम मेरी भी मालकिन ही तो हुई। इसलिए तुम जैसा कहोगी मैं वैसा ही करूंगा। आज से मैं तुम्हें मालकिन जी कहकर बुलाऊंगा, और तुम यहीं रुको, मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आता हूं। अमन चुपचाप पानी लेने चला जाता है। ये देखकर मीरा दंग रह जाती है। हे भगवान, ये मैं कहाँ फंस गई? कितना अजीब आदमी है ये। मैं इसे नौकर बुला रही हूँ, इसकी बेइज्जती कर रही हूँ, और एक ये है, परेशानी नहीं हो रहा। इसके बाद अमन मीरा को पानी लाकर पिलाता है, लेकिन तभी अचानक से लाइट चली जाती है और पंखा बंद हो जाता है। हे भगवान, ये लाइट कैसे चली गई? ए नौकर, जाकर जल्दी से कुछ करो, लाइट को वापस लाओ। मैं इतनी गर्मी और मच्छरों के बीच नहीं सो पाऊंगी। अरे मेरी मालकिन जी, मगर यहां एक बार लाइट जाए तो घंटों तक वापस नहीं आती। आप आराम से लेट जाइए, मैं हाथ वाला पंखा झल दूंगा। क्या? ओफो, मैं कहाँ फंस गई हूँ। मीरा लेट जाती है और अमन पंखा झलने लगता है। थोड़ी देर में मीरा सो जाती है और अमन रात भर उसे पंखा झलता रहता है। सुबह जब मीरा की आंख खुलती है, वो देखती है कि अमन अभी भी पंखा झल रहा था। अरे, ये क्या? तो क्या तुमने रात भर मुझे पंखा झेला? हाँ, और क्या? मीरा कुछ कह पाती उससे पहले ही उसकी सास बिमला वहां आ जाती है। अरे बहू, तुम अब तक जागी नहीं? जल्दी उठ जाओ, आज तुम्हारी इस घर में पहली रसोई है। जल्दी से किचन में जाओ और सबके लिए अच्छा नाश्ता बना दो। और अमन, तुम यहाँ क्या बैठे हुए हो? तुम्हें होटल जाने में देर नहीं हो रही क्या? हाँ 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 माँ, बस जा ही रहा हूं। मीरा भी सास के बोलने पर उठकर किचन में चली जाती है, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। उसने अपने घर में कभी खाना नहीं बनाया था। खाना तो दूर की बात थी, उसने कभी पानी तक नहीं उबाला था। अब क्या करूं, क्या बनाऊं? मीरा खड़े खड़े सोच ही रही थी कि तभी अमन चुपके से वहां आता है और मीरा से धीमी आवाज में कहता है। मेरी मालकिन जी, आप जरा साइड हटिए, मैं जल्दी से सारा खाना बना दूंगा और माँ को पता भी नहीं चलेगा। ये सुनकर मीरा जल्दी से पीछे हट जाती है और अमन जल्दी से सारा खाना और चाय बनाकर किचन से चला जाता है। फिर मीरा सारा खाना बाहर ले आती है और सब लोग जमीन पर बैठकर खाना खाने लगते हैं। कैसे गरीब लोग हैं ये सब, जमीन पर ही बैठ गए नाश्ता करने। मैंने तो कभी ऐसे बैठकर खाना नहीं खाया। इसके बाद अमन अपने काम पर चला जाता है, लेकिन मीरा को इतने छोटे से घर में चैन नहीं आ रहा था और उसे अपने पिता और अमन पर गुस्सा आ रहा था। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और अब मीरा अपने घर का सारा काम अमन से ही कराती थी, लेकिन फिर भी अमन प्यार से सब कर लेता था। एक दिन अचानक से मीरा के पास रॉकी का फोन आता है। हेलो? हाँ रॉकी, तुमने अब मुझे फोन क्यों किया है? मीरा, तुम अभी के अभी मुझसे मिलने पास वाले 5 स्टार रेस्टोरेंट में आ जाओ, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। क्या? अच्छा ठीक है, अभी आती हूँ। मीरा फोन रख देती है और फिर सोचने लगती है। वैसे भी ये घर का खाना खा खा कर मैं थक गई हूँ। बड़े दिन बाद 5 स्टार होटल में जाना नसीब होगा। रॉकी मुझे अच्छा खाना भी खिला देगा, आखिर मैंने भी तो उस पर इतने पैसे खर्च किए। चलो चलती हूँ। मीरा जल्दी से उस रेस्टोरेंट में पहुंच जाती है और रॉकी वहां पहले से मीरा का इंतजार कर रहा था। वो अभी भी शराब पीकर आया था और नशे में था। ओ मीरा, आओ, बैठो बैठो। क्या हुआ रॉकी, तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? अरे मीरा, मेरे पास एक कमाल का आइडिया है। वो क्या रॉकी? मीरा, तुम अपने पति को छोड़ दो और मेरे साथ आ जाओ। अरे मैंने सुना है कि वो किसी होटल में नौकर का काम करता है, वो क्या ही बिगाड़ लेगा हमारा। ये सुनकर मीरा चौंक जाती है। क्या? नहीं नहीं, ये मुमकिन नहीं। और मेरे पापा, उनका क्या होगा? वो मुझे कभी भी माफ नहीं करेंगे। अरे मेरी पूरी बात तो सुनो मीरा, मैं कुछ गुंडों से कहकर तुम्हारे पापा को मरवा दूंगा
वैसे भी बुढ़े के अब कितने ही दिन बचे हैं, इससे उसका सारा पैसा भी तुम्हें मिल जाएगा। ये सुनकर तो मीरा दंग रह जाती है। वो अपनी कुर्सी से उठ जाती है और गुस्से में रॉकी से कहती है, ये तुम क्या कह रहे हो रॉकी? ऐसा हरगिज नहीं होगा। शायद मेरे पापा सही कहते थे, तुम अमीर बाप के बिगड़े हुए बेटे ही हो। अच्छा हुआ मैंने तुमसे शादी नहीं की। ये सुनकर रॉकी को बहुत गुस्सा आ जाता है। वो मीरा पर हाथ उठाने के लिए आगे बढ़ता है। तेरी इतनी मजाल। लेकिन तभी अचानक से वहां मीरा के पिता मोहन और अमन आ जाते हैं और अमन रॉकी को रोक लेता है। तू यहाँ? तू तो वही वेटर है ना जो किसी रेस्टोरेंट में काम करता है। तुझसे ही मीरा की शादी हुई है। तेरी इतनी हिम्मत, मेरा हाथ पकड़ेगा? रुक, अभी गार्ड्स को बुलवाकर तुझे यहां से बाहर करता हूं। गार्ड्स! गार्ड्स! जैसे ही रॉकी गार्ड्स को बुलाता है, कुछ गार्ड्स वहां दौड़ कर आते हैं और कहते हैं, क्या हुआ सर, आपने हमें यहां बुलाया? जल्दी से इस आदमी को रेस्टोरेंट से धक्के मारकर बाहर निकाल दो। क्या? मगर सर, ये तो इस होटल के मालिक हैं, हम इन्हें बाहर नहीं निकाल सकते। ये सुनकर रॉकी और मीरा दोनों ही चौंक जाते हैं। क्या? ये कैसे हो सकता है? हाँ, यही सच है मीरा बेटी। गार्ड्स, सबसे पहले तो तुम इस रॉकी को यहां से बाहर निकालो, वो भी धक्के मारकर। और ध्यान रहे, धक्के जरा जोर से लगने चाहिए। गार्ड्स रॉकी को बाहर निकाल देते हैं और फिर अमन सारी बात मीरा को बताता है। मीरा, यही सच है, मैं इस होटल का मालिक हूं और तुम्हारे पापा ने मुझसे ये नाटक करने को कहा था ताकि वो तुम्हें रॉकी की असलियत दिखा सकें और तुम्हें सुधार सकें। क्या मतलब इतना अमीर होने के बाद भी तुम घर पर मेरे बताए सारे काम करते थे? बर्तन धुलना, खाना बनाना, वो सब? हाँ, और क्या मीरा, आखिर तुम मेरी मालकिन जो हो, तुम्हारे लिए इतना तो मैं कर ही सकता हूं। ये सुनकर मीरा की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो अपने पति को गले लगा लेती है। मुझे माफ कर दो अमन, और पापा आप भी मुझे माफ कर दो। मैंने आप दोनों को बहुत परेशान किया, लेकिन अब आप देखना, मैं एक अच्छी बेटी और बहू बनकर दिखाऊंगी। हाँ मीरा, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, और मुझे तो हमेशा से ही था। फिर क्या था, वो सब साथ में हंसी खुशी रहने लगते हैं और मीरा भी अपनी आदतों में बहुत बदलाव ले आती है। रोशनपुर गांव में स्मृति अपने पति केशव और सास कांता के साथ रहती थी। स्मृति की दो बेटियां थी। स्मृति की सास कांता पोते की चाहत में स्मृति को तीसरी बार मां बनने के लिए मजबूर करती है, लेकिन तीसरी बार भी स्मृति एक बेटी को जन्म देती है। हाय राम, हमारी तो किस्मत ही फूट गई। स्मृति ने तीसरी बार भी बेटी को जन्म दिया है। लगता है मरने से पहले पोते का चेहरा देखना नसीब में नहीं लिखा। माँ जी, बेटा या बेटी को जन्म देना मेरे बस में तो नहीं है। ज्यादा जुबान मत चला। एक तो 3-3 बेटियां जनकर हमारे सिर पर बोझ डाल दिया, उस पर से जुबान चलाती है। माँ, इसमें स्मृति की क्या गलती है? ये तो तीसरी बार माँ बनना ही नहीं चाहती थी, तुमने इस पर दबाव डाला था। तुम तो जानती हो कि मैं एक होटल में सफाई कर्मचारी हूँ, मुश्किल से 10,000 रुपए तनख्वाह मिलती है। इतने कम पैसों में मैं इतना बड़ा परिवार कैसे पालूंगा? 3 बेटियों को पढ़ाने लिखाने का खर्च कहाँ से आएगा? बेटियों को पढ़ाने लिखाने की क्या जरूरत है? इन्हें कौन सी नौकरी करना है? समय रहते इनके हाथ पीले कर देना। 3 बेटियों के हाथ पीले करने के लिए भी तो पैसे चाहिए। मैं नौकरी ढूंढने शहर जा रहा हूँ, वहां बड़े होटल में नौकरी मिल गई तो तुम सबको शहर ले चलूंगा। तब तक तुम स्मृति और अपनी पोतियों का ध्यान रखना। केशव नौकरी ढूंढने शहर चला जाता है। उसके जाते ही कांता अपनी बहू और पोतियों को घर से निकाल देती है। माँ जी, ऐसा मत कीजिए, हम चारों कहाँ जाएंगे? अपनी मासूम पोतियों पर तरस तो खाइए। अपनी मनहूस बेटियों को लेकर यहाँ से चली जा। मैं तेरी और तेरी बेटियों की शक्ल दोबारा नहीं देखना चाहती। स्मृति अपनी बेटियों को लेकर वहां से चली जाती है। स्मृति की बड़ी बेटी सुकन्या, जो 6 साल की थी, उसने स्मृति से कहा, माँ वो देखो, वहां कुछ आंटियां बस में बैठकर कहीं जा रही हैं। हम भी उसी बस में चलते हैं। हम उस बस में जाकर क्या करेंगे सुकन्या? हमारे पास तो बस में सवारी करने के लिए पैसे भी नहीं है। माँ, वो बस शायद शहर जा रही है। हम बस वाले से कहेंगे कि हमें छत पर बैठने की जगह दे दे। शहर में हम बाबा को ढूंढ लेंगे। ठीक है सुकन्या बेटी। स्मृति अपनी तीनों बेटियों को लेकर बस पर चढ़ जाती है। तुम चारों को कहाँ जाना है? भैया, हमें शहर जाना है। ठीक है,
टिकट के पैसे निकालो। भैया हमारे पास पैसे नहीं है, हमें बस की छत पर बैठने की जगह दे दो, भगवान तुम्हारा भला करेगा। स्मृति और उसकी तीनों बेटियों को देखकर कंडक्टर को दया आ जाती है। वो उन्हें बस की छत पर बैठने की जगह दे देता है। दूसरे दिन चारों शहर पहुंच जाती हैं, लेकिन शहर में केशव को ढूंढ पाना उनके लिए आसान नहीं था। सारा दिन वे केशव को ढूंढती हैं। शाम हो जाती है। माँ, बाबा तो नहीं मिले। चलते चलते मेरे पैर में बहुत दर्द होने लगा है, अब नहीं चला जा रहा, भूख भी लग रही है। सुकन्या बेटी, मैं कुछ करती हूँ, तू चिंता मत कर। हम चारों बहुत थक गए हैं और भूख भी लगी है। स्मृति ने देखा कि सामने एक घर से एक महिला बाहर निकल कर आई। उसके हाथ में खाना था। वो महिला सड़क के किनारे खड़े कुत्तों के सामने खाना डाल रही। स्मृति ने महिला से कहा, मालकिन, अगर कुछ खाना अभी बचा हो तो हमें दे दो। मैं और मेरी बेटियां कल से भूखी हैं। ऐसे भीख मांगकर कब तक पेट भरोगी? कुछ काम क्यों नहीं कर लेती? मालकिन, हम आज ही गांव से शहर आए हैं, यहाँ किसी को नहीं जानते। अगर आपके पास कुछ काम हो तो काम दे दो। ठीक है, मेरे घर में काम करोगी? तुम्हें और तुम्हारी बेटियों को रहने के लिए कमरा भी दे दूंगी। मैं तैयार हूँ मालकिन। स्मृति उस महिला के घर चली जाती है, जहाँ उसे और उसकी बेटियों को रहने के लिए कमरा और खाना मिलता है। कल सुबह 5 बजे उठ जाना, मुझे 6 बजे स्कूल जाना है। मेरे लिए खाना बना देना। स्कूल? हाँ, मैं एक स्कूल में टीचर हूँ। मेरा नाम कियारा है, यहाँ अकेली रहती हूँ। मालकिन, आप बुरा ना मानो तो एक बात कहूँ? हाँ बोलो। मालकिन, मैं चाहती हूँ कि मेरी बेटियां भी स्कूल जाएं। क्या ये हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। मैं टीचर कोटे पर तुम्हारी दोनों बेटियों का नाम स्कूल में लिखवा दूंगी। तुम्हारी सबसे छोटी बेटी जब स्कूल जाने के लायक हो जाएगी तब उसका नाम भी स्कूल में लिखवा दूंगी, लेकिन तुम्हें आधी फीस देनी होगी। ठीक है मालकिन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। स्मृति कियारा के घर में काम करने लगती है। कियारा भी स्मृति की दोनों बेटियों 6 साल की सुकन्या और 4 साल की सुनीति का नाम स्कूल में लिखवा देती है। दोनों बच्चियां स्कूल जाने लगती हैं। कियारा स्मृति को जो पैसे देती, उससे वो स्कूल की फीस भर देती। इधर केशव को शहर में कोई काम नहीं मिलता है। वो गांव वापस आ जाता है। जब वो घर में स्मृति और अपनी बेटियों को नहीं देखता है तो कांता से पूछता है, माँ, स्मृति और तीनों बच्चे कहाँ हैं? वो चारों तो तेरे जाते ही घर छोड़कर चली गई। मैंने रोकने की बहुत कोशिश की तो कहने लगी कि तेरा बेटा हमें 2 वक्त की रोटी भी नहीं दे पाता। मैं अपने मायके जा रही हूँ और कभी लौट कर नहीं आऊंगी। क्या स्मृति ने ऐसा कहा? मुझे यकीन नहीं हो रहा। मैं उसके मायके जाकर देखता हूँ। तुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मैं तेरी दूसरी शादी कराऊंगी। नहीं माँ, अगर तुमने दूसरी शादी के लिए दोबारा कहा तो मेरा मरा मुंह देखोगी। कांता की योजना अधूरी रह जाती है। समय धीरे धीरे गुजर रहा था। स्मृति की दोनों बेटियां स्कूल में अच्छा परफॉर्म कर रही थी। 3 साल बाद उसकी सबसे छोटी बेटी कृषा भी स्कूल जाने लगती है। तीनों बेटियां स्कूल में अपनी पढ़ाई से सबका दिल जीत रही थी। वाह स्मृति, तुम्हारी तीनों बेटियां पढ़ने में बहुत तेज हैं। ये देखकर स्कूल प्रबंधन ने इनकी फीस माफ कर दी है। अब तुम्हें फीस भरने की जरूरत नहीं होगी। बहुत बहुत मेहरबानी मालकिन। ये मेरी मेहरबानी से नहीं, तुम्हारी तीनों बेटियों की मेहनत से हुआ है। ये तीनों पढ़ लिख कर तुम्हारा नाम रोशन करेंगी। स्मृति की तीनों बेटियां दिन रात मेहनत करती और खूब मन लगाकर पढ़ती। सुनीति, तू सिर्फ पढ़ाई करती रहेगी, अपने खाने पीने का ध्यान भी रखेगी। चल दूध पी ले। माँ, जब तुम हो तो हमें किसी बात की चिंता करने की क्या जरूरत? तीनों बेटियों की स्कूल की फीस माफ हो जाने के कारण जो पैसे बचते थे, उससे स्मृति तीनों को पौष्टिक आहार देती। समय के साथ स्मृति की तीनों बेटियों की स्कूल की पढ़ाई पूरी हो गई। अब स्मृति और कियारा दोनों बूढ़ी हो चुकी थी। माँ, तुम अब काम नहीं करोगी, हम तीनों बहनें घर का काम करेंगी। हाँ माँ, हम तीनों काम करेंगी, तुम्हारा और मालकिन का ख्याल रखेंगी, लेकिन इससे तुम तीनों की पढ़ाई पर बुरा असर पड़ेगा। ऐसा कुछ नहीं होगा माँ, हम तीनों घर के काम के साथ साथ पढ़ाई भी कर लेंगे। ठीक है मेरी बेटी हो। सुकन्या, सुनीति और कृषा तीनों घर का काम करती और अपनी पढ़ाई भी करती। तीनों कॉलेज की पढ़ाई के लिए एजुकेशन लोन ले लेती हैं। तुम तीनों ने एजुकेशन लोन ले लिया, इसे कैसे चुकाओगी? माँ, नौकरी लगते ही हम तीनों लोन चुका देंगे, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। कुछ साल की कड़ी मेहनत के बाद सुकन्या आर्किटेक्ट, सुनीति इंजीनियर और कृषा डॉक्टर बन जाती है। इधर रोशनपुर गांव में अभी तक कोई अस्पताल नहीं था। सरकार की तरफ से गांव में अस्पताल बनाए जाने की शुरुआत की जा रही थी। माँ, मुझे नौकरी मिल गई है। रोशनपुर गांव में सरकार की तरफ से अस्पताल बनाया जाएगा। मुझे उस अस्पताल का नक्शा बनाना होगा, जिसके लिए मुझे रोशनपुर गांव जाना होगा। रोशनपुर गांव? क्या हुआ माँ? रोशनपुर गांव का नाम सुनकर तुम्हारे चेहरे पर उदासी क्यों छा गई?
ये वही गांव है जहाँ तेरी दादी का घर है। वहाँ तेरे बाबा और दादी रहते हैं। माँ, फिर हम लोग बाबा और दादी के साथ गांव में क्यों नहीं रहते थे? पहले हम लोग वहीं रहते थे। हाँ, फिर हम लोग शहर कैसे आए माँ? ये बहुत दुख भरी कहानी है मेरी बेटियों। स्मृति अपनी तीनों बेटियों को सारी बात बताती है कि किस तरह से कांता ने उन्हें बेटी होने की सजा दी और इस तरह हम चारों तेरे बाबा से बिछड़ गए। माँ, हम बाबा से जरूर मिलेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। सुकन्या रोशनपुर गांव में बनाए जाने वाले अस्पताल का नक्शा बनाती है। सुनीति को अस्पताल बनाने का काम मिलता है। दोनों बहनें सरकार का ये काम पूरा करने के लिए रोशनपुर गांव जाती हैं, जहां अस्पताल बनाने का काम शुरू हो जाता है। काम शुरू होते ही काम मांगने के लिए मजदूर आने लगते हैं। सुनीति के पास एक मजदूर काम मांगने आता है। मालकिन, कुछ काम मिल जाएगा क्या? मुझे काम की बहुत जरूरत है। लेकिन बाबा, आप बहुत बुजुर्ग हैं, इस उम्र में आप मजदूरी का काम कैसे करेंगे? काम तो करना ही पड़ेगा। काम नहीं करूंगा तो रोटी कैसे खाऊंगा? क्यों, आपके बच्चे नहीं है क्या? बच्चे हैं, 3 बेटियां हैं, लेकिन क्या बाबा? वे तीनों मेरे पास नहीं रहती। कैसी नालायक बेटियां हैं, इस उम्र में आपको अकेला छोड़ दिया। नहीं, मेरी बेटियों को कुछ मत कहो, उनकी कोई गलती नहीं है, सब मेरी वजह से हुआ है। मजदूर सुनीति को सारी बात बताता है। बाबा, आप ही मेरे बाबा हो, आपका नाम केशव है ना? हाँ, तुम कौन हो बेटी? बाबा, मैं आपकी बेटी सुनीति हूँ। जब दादी ने हमें घर से निकाला था तब मैं 3 साल की थी। हाँ, माँ ने मरने से पहले मुझे सारी सच्चाई बता दी थी, जिसके बाद मैंने तुम लोगों को ढूंढने की बहुत कोशिश की। लेकिन बाबा, आप किसी होटल में काम करते थे ना, तो आपकी नौकरी कैसी चली गई? जिस जमीन पर यह अस्पताल बन रहा है, यहीं पर वो होटल था जिसे तोड़ दिया गया। सुनीति केशव से बातें कर ही रही थी कि तभी वहां सुकन्या आ जाती है। क्या बात है सुनीति, तू किससे बातें कर रही है? सुकन्या, ये हमारे बाबा है जिनसे हम बरसों पहले बिछड़ गए थे। केशव सुकन्या और सुनीति को गले लगा लेता है। बाबा, आप हमारे साथ शहर चलिए, माँ आपको देखेगी तो बहुत खुश होगी। दोनों बहनें केशव को शहर लेकर जाती हैं, जहां स्मृति केशव को देखकर बहुत खुश होती है। स्मृति केशव को कृषा से मिलवाती है। काश आज माँ जिंदा होती तो देख पाती कि बेटियां कभी बेटों से कम नहीं बल्कि बराबर होती हैं। बाबा, आज हम तीनों बहनें जो भी हैं, सब माँ की मेहनत की बदौलत है। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो सुकन्या बेटी, स्मृति की वजह से ही ये सब हो सका है। तीनों बहनों को उनके पिता का प्यार मिल जाता है और वे अपने परिवार के साथ हंसी खुशी जिंदगी बिताने लगती हैं। Please subscribe this channel.